students, welcome to Dakshina E-Classroom. So we'll start our new lecture and probably this will be the last lecture of NLM. तो इसमें पहले हम देखेंगे about weighing machine and spring balance. तो weighing machine और spring balance आपको पता है कि we use it for measuring the weight of things or of people. कोई भी चीज़ है उसका हम weight measure करने के लिए spring balance और weighing machine use करते हैं. जिसे हम लोग अपना weight जब देखना होता है हम weighing machine पे खड़े हो जाते हैं एंड वहाँ पे रीडिंग दिखाता है. स्प्रिंग बैलेंस में क्या करते हैं हम कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम उस पर लटकाते हैं. बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिसमें कुछ सामान अगर रखा है तो हम उसको उस पर लटकाते हैं और वहाँ पे कुछ रीडिंग आती है. हमने स्प्रिंग बैलेंस वाले एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं फिजिक्स लैब में. तो इनका हम लोग यूज किस चीज के लिए करते हैं? टू मेजर द वेट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स और मेजर द वेट ऑफ द पीपल, है ना. तो यहाँ पे एक चीज हम स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन के बारे में देखेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन है वो आपका जो वेट है उसको कैसे मेजर करता है. तो आप जब वेइंग मशीन पे खड़े हो गए तो आप क्या कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स और वेइंग मशीन भी आप पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है. तो वो उसी की रीडिंग को लेता है. जब आप स्प्रिंग बैलेंस में जब आप किसी चीज को लटकाते हो, ठीक है, या फिर कई बार जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका वेट मेजर करने के लिए भी क्या होता है, एक उस टाइप के बैग्स आते हैं, है ना, जिसमें वो अपने दोनों पैर डालते हैं और फिर उस स्प्रिंग बैलेंस में उसका हम मेजर करते हैं वेट. तो वो क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस में व्हेन यू आर अटैचिंग समथिंग और हैंगिंग समथिंग तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ टेंशन जनरेटेड. तो वो उस टेंशन की रीडिंग को देता है. तो बेसिकली जो वेइंग मशीन है वो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द नॉर्मल अप्लाइड ऑन द मशीन. और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? द टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसे हम अगर उस पर खड़े हो गए, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, तो हम कुछ नॉर्मल लगाएंगे और उसको उसने मेजर कर लिया. हम कितना नॉर्मल लगाएंगे? इक्वल टू mg, है ना. इक्वल टू mg हम नॉर्मल लगाएंगे. अगर आप किसी फ्लोर पे खड़े हो तो आप कितना नॉर्मल लगा रहे होते हो? आप रेस्ट में हो अभी, तो यहाँ पे आप पे लगा होगा mg. तो सरफेस आप पे कितना लगाएगा? n इज इक्वल टू mg. तो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन यू एंड सरफेस? इट इज mg. जब किसी स्प्रिंग बैलेंस में कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे उस पे लगेगा mg और ऊपर यहाँ पे लगेगा टेंशन. इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम t विल बी इक्वल टू mg. तो वो क्या करता है, ये टेंशन यहाँ पे रीडिंग दिखाता है और वहां पे रीडिंग इस तरीके से रहती है कि mg में से क्या डिवाइड कर दो, 10 को डिवाइड कर दो, वही रीडिंग आपको यहाँ पे दिखा देगा, वही रीडिंग यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है. तो आपको आपका जो मास है बेसिकली वो पता चल जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो हमें मेजर करने में हेल्प कर रही है? दैट इज द फोर्स नॉर्मल अप्लाइड ऑन द वेइंग मशीन, टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है. तो अब यहाँ पे इस केस में क्या है, आप चुपचाप खड़े थे, इस केस में चुपचाप एक मास लटका हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्मल वही आया जो आपका वेट है. नॉर्मल इक्वल्स टू mg, टेंशन इक्वल्स टू mg, ठीक है. लेकिन अब इमेजिन करो कि आपने अपने हाथ को रखा वेइंग मशीन पे, ठीक है. आपने अपने हाथ को रखा वेइंग मशीन पे, तो कितना दिखाएगा वो? 2.5 किलो, है ना. 2.5 किलो का हाथ होता है ना, तो कितना दिखाएगा? 2.5. लेकिन अगर आपने बहुत जोर से मारा, ऐसे करके देखना वेइंग मशीन पे से जोर से मार के देखना, तो हो सकता है 5 दिखा दे या 4 दिखा दे, ठीक है. तो आपके हाथ का वेट तो इतना नहीं था, ठीक है. तो जो भी है, अगर आप अपने हाथ को रखोगे तो एक छोटा सा वेट दिखाएगा, लेकिन अगर आप जोर से मारोगे तो क्या दिखाएगा? ज्यादा दिखाएगा. और अगर आप उसको प्रेस करोगे जोर से, अगर आप उसको जोर से प्रेस करोगे हाथ की हेल्प से, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन दी वेइंग मशीन, लेकिन आपने क्या किया, पहले आपने हाथ को सिंपली रख दिया. यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा पुश ऑन दी वेइंग मशीन. बट अगर आप उसको ऐसे पुश करोगे, मान लो ये वेइंग मशीन है, आप उसको जबरदस्ती से पुश करोगे तो रीडिंग बढ़ जाएगी. बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द नॉर्मल फोर्स ऑन द वेइंग मशीन, तो रीडिंग बढ़ जाएगी. इज इट शोइंग यू द रियल वेट ऑफ योर हैंड? नो. वो क्या है, वो एक एक्स्ट्रा पुश आप अप्लाई कर रहे हो. आप कभी वेइंग मशीन पे जंप करके देखना, आप नॉर्मल खड़े हो, आपको आपका वेट दिखाएगा, लेकिन अगर आप उस पर जंप करोगे जोर से, तो फॉर अ स्मॉल टाइम उस पर फोर्स जोर का लगेगा ना, तो जोर का फोर्स लगेगा तो रीडिंग आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी. वैसे ही अगर आप स्प्रिंग बैलेंस पे अपने हाथ को सिर्फ ऐसे लूजली अगर आप उसको हैंग करोगे, इट विल शो अ स्मॉल रीडिंग. लेकिन अगर आप उसको जोर से खींचोगे, ठीक है, सेम ही हैंड है, बट इफ यू आर पुलिंग दैट स्प्रिंग बैलेंस विद सम फोर्स, ऐसे जोर से खींचोगे तो वहां पे क्या दिखाएगा? टेंशन विल बी मोर, तो रीडिंग विल बी मोर. क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली वेइंग मशीन शोज अस द नॉर्मल फोर्स. जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है, ये स्टेटमेंट लिख लो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन शोज अस द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मशीन, ठीक है. रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन शोज अस द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द वेइंग मशीन. सिमिलरली रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोज अस द टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग,
ठीक है। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोज अस द टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग। तो अगर वो टेंशन आपके वेट के बराबर विच इज mg, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वेट विल बी इक्वल टू mg, सो इफ इट इज इक्वल टू mg तो आपको रीडिंग जैसे की वैसे दिखेगी जो आपका mg है। लेकिन अगर आपने जंप किया या फिर आप झटके से स्प्रिंग बैलेंस पे लटक गए तो क्या होगा, इट विल शो द रॉन्ग रीडिंग। वो रीडिंग करेक्ट है, वो रीडिंग क्या दे रहा है, टेंशन, बट आपका वेट तो वो जब आप जंप करके या हैंग करके झटके से हैंग करोगे दैट रीडिंग विल नॉट बी इक्वल टू योर वेट। जैसे आपने हाथ को लूजली पकड़ा वहां पे, है ना, ऐसे लटकाया, तो वो रियल रीडिंग ऑफ हैंड होगा जो उस हाथ का मास है इनटू जी। लेकिन अगर आपने उसको झटके से खींचा देन रीडिंग विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम उसी पे करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर इज अ लिफ्ट इन विच इनसाइड द लिफ्ट देयर इज अ स्प्रिंग बैलेंस, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और उस पे मास लटका हुआ है ऑफ 10 kg एंड वन वेइंग मशीन ऑन विच अ पर्सन ऑफ 50 kg स्टैंडिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये बंदा है जो वेइंग मशीन पे खड़ा है ऑफ मास 50 kg एंड दिस ब्लॉक हैज मास 10 kg। क्लियर है। देन फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस इन दीज डिफरेंट केसेस। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप या तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर फ्रेम डिपेंडेंट, बट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू वेइंग मशीन एंड man and tension developed in this spring, this is not frame dependent but these are accelerations are frame dependent। अगर यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, if you will be standing inside the lift then आपको इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो, क्योंकि आप लिफ्ट में बैठे हो। तो आप क्या देखोगे, भाई ये तो रेस्ट में ही है ना, और वेइंग मशीन भी क्या है, रेस्ट में है, बट नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स विल बी फ्रेम इंडिपेंडेंट। अगर आप ग्राउंड से देख के खड़े होकर देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जो भी यहाँ पे एक ही वैल्यू है, इसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जो भी एक ही वैल्यू है। तो आप कुछ भी लेकर के कर सकते हो, हम दोनों तरीके से किसी एक केस को करेंगे एंड देन बाकी केसेस आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, मतलब ये कहाँ है, ग्राउंड पे खड़ा है। सो क्या आएगा रीडिंग, यहाँ पे देख लो वेइंग मशीन और इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा, पहले इस पे लगेगा नीचे 500 विच इज इक्वल टू mg, ठीक, और ऊपर इस पे लगेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है, दिस नॉर्मल इज एक्टिंग बिटवीन वेइंग मशीन एंड मैन। एंड जब हम देख रहे हैं फर्स्ट केस में दिस मैन इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू mg, तो आ जाएगा 500 न्यूटन। तो यहाँ पे वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आ गई फर्स्ट केस में, 500 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी, नीचे क्या लगेगा, उस पे 10 kg है तो नीचे लगेगा mg इक्वल्स टू 100, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू 100, तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग विल बी 100 न्यूटन। क्लियर है। दूसरा केस है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास तो क्या आता है, f इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी भी क्या रहेगा, केस सेम ही रहेगा। वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। व्हेन देयर इज अ फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर इज अ एक्स्ट्रा फोर्स। लेकिन यहाँ पे कैसा है, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी भी अगर देखो तो 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड 2 मीटर पर सेकेंड से जो लिफ्ट है इट इज गोइंग अपवर्ड, इट मीन्स this object, this man is going upward with 2 meter per second, this object is going with upward with 2 meter per second, spring balance, weighing machine, everything is going up with 2 meter per second। तो अगर इसका FBD बनाओगे तो अगेन क्या है, there is no acceleration, it means net force equals to 0। तो अगर इसका FBD बनाओगे नीचे लगेगा mg 500, ऊपर लगेगा नॉर्मल, अगेन एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब n इज इक्वल टू 500, ये आ गया 500। दूसरे का बनाओगे नीचे क्या लग रहा है, mg इक्वल्स टू 100, ऊपर लग रहा है टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा 100, बिकॉज अगेन दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब नहीं होता, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, फोर्स नॉन जीरो, बट हियर एक्सेलरेशन इज जीरो, इसलिए फोर्स नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू mg। अगेन इसकी रीडिंग क्या आ गई, 100 न्यूटन। अब क्या हो रहा है, अब लिफ्ट जा रही है नीचे,
ठीक है। अब लिफ्ट जा रही है नीचे पे 2 मीटर पर सेकेंड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे 100 यहाँ 500। क्लियर। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड से देखो तो ग्राउंड से देखो, दिस इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप ग्राउंड से देखो तो आप क्या कहोगे कि भाई देयर इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक, जो कि यहाँ पे लटका हुआ है, एंड दिस होल सिस्टम इज गोइंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, n माइनस mg इक्वल्स टू ma। समझ में आएगा, n माइनस mg इक्वल्स टू ma, इधर होगा ना ma। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो क्या आ जाएगा n माइनस mg इक्वल्स टू ma, t माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो t माइनस mg इक्वल्स टू ma 10 इंटू a। अब ये कितना है, दिस इज 2, दिस इज 2, एक्सेलरेशन दोनों के 2 है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से नॉर्मल क्या आ गया, नॉर्मल इज इक्वल टू ये हो गया 100, इसको 500 को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू 600 न्यूटन। इसको 100 को इधर लेके आ जाओ, ये कितना बन जाएगा 120 न्यूटन। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट में क्या है, दैट लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू -2, -2 मतलब डाउनवर्ड। सो लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब नेट फोर्स कुछ नीचे होना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन विल बी आइदर आप ऊपर हमेशा पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लो, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर अब अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नीचे फोर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस n, 500 माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 500 माइनस n इक्वल्स टू 50 इंटू 2। ठीक, तो मैंने एक्सेलरेशन पहले मैंने क्या माना है, एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे -2 आ गया तो फिर मैंने क्या मान लिया कि नीचे कोई पॉजिटिव ले लिए, हमने लिए हैं ऊपर को पॉजिटिव। लेकिन जब ये केस आया तो मैंने क्या लिख दिया, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा, 500 माइनस n इक्वल्स टू 50 इंटू 2। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव वाले से लेना चाहो, जो आपने स्टैंडर्ड ले चुके हैं पहले कन्वेंशन, उससे लेना चाहो तो क्या लिखोगे, आपका एक्सेलरेशन है नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फोर्स क्या जाएगा n, ठीक, पॉजिटिव में है, माइनस 500 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है नीचे है तो -2, तो यहाँ -2 आ गया, तो ये बन जाएगा -10 इंटू 2 -20। सॉरी, मास हमारा है 50, तो 50 इंटू 2, और एक्सेलरेशन नीचे था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इक्वेशन वही बनेगी ना, 500 माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 500 माइनस n इक्वल्स टू 100, 500 माइनस n इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास n इक्वल्स टू क्या आ गया, n को इधर लाओ, 100 को इधर लेके जाओ, n आ गया 400 न्यूटन। तो इस केस में आ जाएगा 400 न्यूटन। और आपने फील भी किया होगा, जब आपकी लिफ्ट नीचे जाती है अचानक से एक्सेलरेट होकर नीचे जब जाती है तो थोड़ा सा हमको लाइट वेट लगता है, ऐसा लगता है हम ऊपर थोड़े से मतलब जंप कर जाएंगे, है ना, ऐसा फील हुआ होगा। और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती है, तो ऐसा लगता है कि हम फ्लोर को और जोर से पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप आपको वेट ज्यादा फील हो रहा है, आपको वेट मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स, मोर नॉर्मल फोर्स। जब आप नीचे जा रहे हो तो सडनली जब किसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जाती है तो थोड़ा सा आपको लाइट वेट सा फील होता है, ऐसे जंप टाइप की फील होती है, मतलब एग्जैक्टली जंप नहीं बट थोड़ा सा लाइट वेट टाइप का फील होता है। तो यहाँ पे भी देखो, जब आप डाउनवर्ड जा रहे हो आपको यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है फ्रॉम द फ्लोर, और द फोर्स यू आर अप्लाइंग टू द फ्लोर वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्लियर है ये चीज। अब वैसे हम टेंशन निकाल लेते हैं, तो टेंशन क्या होगा, यहाँ पे जब हमने ये केस लिया तो क्या होगा, नीचे लग रहा है क्या 100, तो 100 माइनस t इक्वल्स टू 10 इंटू 2। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स जो है नेट वो निकाल लो, तो उस डायरेक्शन में कितना है 100, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना है t, तो यहाँ पे हमारे पास t क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू
टी को उधर ले गए, ये आ गया 80 न्यूटन। क्लियर। और अगर आप नीचे जो आपने इस पहले से कन्वेंशन लिया है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वैसे करना चाहते हो तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स क्या है T, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है 100 इज इक्वल टू मास कितना है, मास इज 10 इंटू एक्सेलरेशन इज -2। क्या आ गया हमारे पास आया T माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20, तो T इज इक्वल टू आ गया 80 न्यूटन। क्लियर है। तो हमारे पास T इज इक्वल टू आ रहा है 80 न्यूटन। अब अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी से इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, वेलोसिटी का इक्वेशन तो आता ही नहीं ना, F इज इक्वल टू ma में, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी रख दो भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन है तो वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा 120 न्यूटन। फिर यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 400 न्यूटन एंड यहाँ पे 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये तीनों केस आप लोग खुद से ऐसे इक्वेशन लिख करके देखेंगे। ठीक है, स्पेस या तो पॉज करके आप उसको अभी कर लो या फिर स्पेस रखो और बाद में कर लो। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि वेइंग मशीन मेजर्स दी नॉर्मल अप्लाइड ऑन इट एंड दी स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स दी टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है उसको मेजर करता है। तो इस पे और एक क्वेश्चन लिख लो, सिंपल ही है क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है and there are 2 masses connected to it, 10 kg और ये है 40 kg। Find out the reading of spring balance. Find out the reading of spring balance. तो यहाँ पे अब क्या है, पहली चीज तो जब आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, ट्रीट इज लाइक अ स्प्रिंग, इट विल बी मासलेस और वेरी लाइट, सो टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग इज गोइंग टू बी सेम। टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग इज गोइंग टू बी सेम। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें अगर फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्प्रिंग और व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इधर आ रहा है 100 न्यूटन जो हमेशा लगता रहेगा, इधर आ रहा है 400 न्यूटन। क्लियर है। तो बताओ सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम और इट विल हैव सम एक्सेलरेशन। सोचो, यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 400 न्यूटन, डेफिनेटली इट विल हैव सम एक्सेलरेशन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल मास ऑफ द सिस्टम के किधर जाएगा, सिस्टम जाएगा इधर, स्प्रिंग बैलेंस भी जाएगा इधर, धीरे धीरे स्प्रिंग बैलेंस विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा एंड देयर विल बी सम टेंशन इन द स्प्रिंग, और उसके बाद फिर क्या होगा, पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा। ठीक है, सम टेंशन विल बी इन द स्प्रिंग एंड पूरा सिस्टम फिर ऐसे मूव करेगा, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा नीचे। अब वो हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, वी हैव टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है 400 माइनस 100। ठीक है, दिस इज सपोर्टिंग, दिस इज ऑपोजिंग, तो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू टोटल मास क्या है 50 इंटू ए कितना आ गया 400 माइनस 300, ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। क्लियर है। अब इसको टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, टेंशन निकालने के लिए टेक दिस एज अ डिफरेंट सिस्टम, दिस एज अ डिफरेंट सिस्टम। अब अगेन वी नो कि ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग और ये स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग, तो ये पूरा क्या है, अगेन एक स्प्रिंग की तरह मान लो कि एक स्प्रिंग है पूरा, जिसमें इस साइड धागा है, धागा या रस्सी या स्ट्रिंग है, और इस साइड भी धागा है, बट थ्रू आउट द स्ट्रिंग प्लस स्प्रिंग सिस्टम, थ्रू आउट दिस थिंग टेंशन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, तो इस पे क्या लग रहा है ऊपर टी, इस पे लग रहा है ऊपर टी। क्लियर है ये चीज। तो किसी एक को ले लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन है नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 400 माइनस टी इज इक्वल टू 40 इंटू ए इज 6, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया
t इज इक्वल टू आया 400 माइनस 240, कितना आ जाएगा 160 न्यूटन, है ना, 160 न्यूटन आया। इससे अगर करके देखोगे तो क्या आएगा, t माइनस, अब एक्सेलरेशन इधर है तो t माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 6, कितना आया, t इज इक्वल टू 160 न्यूटन। तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग और स्प्रिंग टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंशन विल बी इक्वल टू 160 न्यूटन। यहाँ पे रीडिंग क्या होगी, रीडिंग विल बी 160 न्यूटन। अब यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई इधर 400 से खींच रहा है, इधर 100 से खींच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द वन स्प्रिंग, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक वन स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग प्लस स्प्रिंग पूरा क्या है, एक सिस्टम है। और बिकॉज इट इज लाइट, तो थ्रू आउट द स्प्रिंग इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, टेंशन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। एंड ये पूरा सिस्टम क्या है, पहले इधर से कुछ फोर्स लगा, इधर से कुछ फोर्स लगा, स्प्रिंग में फोर्स जनरेट हो गया, टेंशन जनरेट हो गया, वो स्ट्रेच हो गई, और उसके बाद सिस्टम क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है। एंड एक्सेलरेशन विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी 160 न्यूटन थ्रू आउट द स्प्रिंग। क्लियर है ये चीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब झूठ मूठ का फोर्स, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं, सूडो मतलब गलत, है ना, तो सूडो फोर्स मतलब झूठ मूठ का फोर्स। अपने पास रियल फोर्सेस होते हैं और ये एक नया टर्म है सूडो फोर्स। तो ये कहाँ से आया, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, न्यूटन के जो लॉज हैं वो लगा रहे थे। न्यूटन के लॉज कहाँ पे वैलिड हैं, दीज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आप मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंच गए, देन हाउ विल यू यूज दी न्यूटन्स लॉज। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सूडो फोर्स, एक नया कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम से हमने देखा था कि फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम यू कैन डायरेक्टली राइट, from inertial frame you can write F is equal to ma, F net is equal to ma net। ठीक है, हमने ये देखा कि whatever will be the acceleration of an object that will be only because of force, फ्रेम की वजह से नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि we are going to observe from an inertial frame, और inertial frame में जब आपको then acceleration due to frame गायब हो गया। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए हमने डायरेक्टली लिख दिया। बट मान लो आप एक ऐसे फ्रेम में पहुंच गए जिसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, देन हाउ विल यू डू इट। तो वहां पे क्या होगा, आपके पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, हमने पहले देखा था एक्सेलरेशन कम्स बिकॉज ऑफ फोर्स एज वेल एज फ्रेम, ठीक है, और फ्रेम का हमने इफेक्ट गायब कर दिया। बट नाउ इफ यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मान लो इस ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में रखा हुआ है, इफ आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन दिखाई देगा। बट इस पे तो नेट फोर्स जीरो है, इस पे नेट फोर्स जीरो, अभी इस पे नेट फोर्स जीरो, बिकॉज दिस इज एट रेस्ट, आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। अभी आई एम स्टैंडिंग ऑन अर्थ, ये एक इनर्शियल फ्रेम है जहां से हम, मतलब उसका एक्सेलरेशन है बट इट इज वेरी स्मॉल, तो हमने इसको मान लिया था इनर्शियल फ्रेम। तो आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, और ये रेस्ट में है, इट मींस फोर्सेस अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। बट इफ आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट, दिस बोर्ड from a frame which has some acceleration, तो क्या दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। मान लो किसी एक्सेलरेशन वाली बाइक से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर्ड एज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है, हमने रिलेटिव में पढ़ा था ये, जो भी हमारा एक्सेलरेशन होता है या वेलोसिटी होती है हम पलट के दे देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, फ्रेम की वजह से भी देयर इज एन एक्सेलरेशन टू दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई कैन राइट फ्रॉम non-inertial frame, from non-inertial frame I can write A net is equal to A due to frame plus A due to force। ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेगा, A due to frame plus A due to force। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं A ड्यू टू फोर्स क्या होता है, A ड्यू टू फोर्स इज A इज इक्वल टू F बाई M, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स। तो यहाँ पे आई कैन राइट A नेट इज इक्वल टू A ड्यू टू फोर्स, A ड्यू टू फोर्स क्या आ गया, F डिवाइडेड बाई M। अब A ड्यू टू फ्रेम क्या होता है, वॉट एवर इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, देन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिखेगा माइनस ए ऑफ फ्रेम। क्लियर है, जिस भी हम फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई विल गिव माई एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ माई फ्रेम
to every object I am observing in opposite direction. तो if acceleration of frame is in this direction, then acceleration of object will appear to be in this direction. ठीक है, तो acceleration due to frame will be what? Acceleration due to frame will be minus of acceleration of frame. Acceleration of the object due to frame is equal to minus of acceleration of frame. क्लियर है ये चीज? अब मैंने पूरे को मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, m into a net is equal to minus of m into a of frame plus f. क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज रियल फोर्स जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, हिटिंग फोर्स जो भी अप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, ये है, दीज आर रियल फोर्स. लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो इफेक्ट है ये क्या दिख रहा है, ये भी कैसा बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन है. मतलब दिस कैन बी रिटन एज अ फोर्स. फोर्स के यूनिट्स के फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं. तो इसी को मैंने बोला सूडो फोर्स. यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू फ्रेम, लेकिन इस m इंटू ए क्वांटिटी को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया इसको सूडो फोर्स. कि भाई ऐसा मान लो कि आप अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, तो अगर उस फ्रेम में हम बैठ गए तो हमें क्या लगता है, हमारा एक्सेलरेशन तो जीरो है. तो ऐसा मान लो कि जैसे ही आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे, एज सुन एज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन अ फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग. जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर एक फोर्स लगने लगेगा. एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, इसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स. F सूडो प्लस दिस हो गया F रियल. क्लियर है? और ये आ जाएगा नेट फोर्स, F net. This will be the net force and this will be real force. This will be the pseudo force. Pseudo force क्या होता है? Pseudo force is equal to minus m a frame. m किसका है? m is of the body you are observing, object you are observing. जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास into acceleration of the frame from where you are observing. अगर मैंने उस बाइक से ऑब्जर्व करना शुरू किया, which that bike is accelerating with a मान लो, ठीक है, with a that bike is accelerating, then what will be the force when I am observing from that bike, what will be the pseudo force applying on this board, that will be equal to mass of this board into acceleration of my frame, and direction will be opposite to the acceleration of my frame. जिस फ्रेम में हम बैठे हैं उसके opposite, because हमें पता है कि because of frame the acceleration appearing in that object will be opposite to the acceleration of frame. क्योंकि हम क्या करते हैं, पलट के देते हैं, हमेशा अपने acceleration या velocity को हम पलट के देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, this is the acceleration of frame, and what will be the acceleration of object, that will be minus of acceleration of frame, and pseudo force क्या बन जाएगा, mass of object into acceleration of frame into minus. क्लियर है ये चीज? तो डायरेक्शन क्या होगा सूडो फोर्स का, अगर आपके फ्रेम का एक्सेलरेशन इस साइड है देन सूडो फोर्स का डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है ये चीज? एंड जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू दिस मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. ठीक है, तो हमने टू अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इवन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी हैव कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ फ्रेम एज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नॉट रियल. दैट फोर्स इज, उसको हमने बोल दिया सूडो फोर्स. तो दिस इज अ सूडो फोर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है मास ऑफ बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. क्लियर है ये चीज? तो इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. तो जैसे इसके अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग एक कार में देखते हैं, कार में क्या होता है, अगर आपने कार में एक पेंडुलम को लटकाया, ठीक है, कार में आपने अगर पेंडुलम को लटकाया तो क्या होता है, कार अगर सडनली आगे जाएगी तो पेंडुलम पीछे रह जाता है. जैसे कार में आगे लटके होते हैं ना कुछ कुछ ऐसे ही डेकोरेशन के लिए, तो वो पीछे रह जाता है. अगर कार में सडनली ब्रेक लगा तो वो आगे चला जाता है. तो ऐसा क्यों होता है उसको हम विद एन एग्जांपल समझेंगे. तो यहाँ पे जैसे उसका हम एफबीडी बनाएंगे फ्रॉम ग्राउंड एंड फ्रॉम दैट फ्रेम, कार में बैठ के एंड बाहर बैठ के. क्लियर है? और जो हमने लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन वाला एग्जांपल किया था उसको भी हम इससे समझ सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को बिठा देंगे लिफ्ट में, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. तो फिर देखते हैं कैसा इफेक्ट दिखता है हमें. तो जैसे कार है, कार इज गोइंग
इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम है। तो कार जब आगे जा रही होगी, अगर हम आगे एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेटर जब लगाओ तो आप अगर बाइक में बैठे हो तो आप ऐसे पीछे हो जाते हो, फिर आप जोर से पकड़ के रखते हो बाइक को, सडनली ब्रेक लगता है तो सडनली ऐसे हो जाते हैं, याद है ये चीज? वैसे ही कार में भी होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? सीट बेल्ट। तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे इस पे एक्सेलरेशन आगे लग रहा है तो वो पेंडुलम आपको ऐसे पीछे लटका दिखाई देगा। मान लो इसका मास m है, अब इसका हम एफबीडी बनाते हैं कि भाई ऐसे क्यों लटका हुआ दिख रहा है। तो अगर आप कार में बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप कार में बैठे हुए हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपके रिस्पेक्ट में मान लो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन ए से, ऐसा बहुत देर तक होता नहीं है कि आप कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन ए से किसी कार में जाते रहो। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेट करो, ठीक है, बिकॉज आपको ब्रेक्स, एक्सेलरेटर चेंज करते रहना पड़ता है, थोड़ा कम करो एक्सेलरेशन फिर ज्यादा करो। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मैंने अभी मान लिया कि किसी एक एक्सेलरेशन से हम जा रहे हैं, मान लो 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड के लिए तो इसको मान सकती हूँ ना ऐसा कांस्टेंट। तो क्या दिखेगा कि भाई आई एम सिटिंग इन द कार, तो वो मुझे पेंडुलम ऐसा लटका हुआ दिखेगा, लेकिन वो तो रेस्ट में है ना, ऐसे लटका हुआ है बट रेस्ट में है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट थिंग, यू आर सिटिंग इनसाइड एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो पहले तो इस पे mg लग रहा होगा, नो डाउट, इधर टेंशन लग रहा होगा, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा आ गया, तो ये हमें ये थीटा ही निकालना है कि भाई किस एंगल पे, अगर किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो किस एंगल पे ये लटक जाएगा, किस एंगल पे ये टिल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो अब बिकॉज यू आर सिटिंग इन एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आप एक क्या लगाओगे, सूडो फोर्स लगाओगे। तो सूडो फोर्स लगाया तो किधर लगेगा, सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज इन दिस डायरेक्शन, आप जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे इधर फोर्स लगेगा, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, एंड व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, वो आपको क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। इसका मतलब इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0। तो ट्रायंगल बना सकते हो, यहां से देखते हैं। तो पहले आएगा MA इधर, MG इधर एंड टेंशन इधर। हाँ भाई, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, जहां से निकले वहीं पहुंच गए, तो सम क्या हो गया, 0। जहां से निकले वहीं पहुंच गए, सम क्या हो गया, 0। दिस इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वल टू t एंड दिस इज थीटा। यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा विल बी इक्वल टू, या tan थीटा विल बी इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई mg। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g tan थीटा। या फिर अगर आपको बोला है कि एक्सेलरेशन a है, देन एट व्हाट एंगल दैट पेंडुलम विल गेट टिल्टेड, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई g। और अगर आपको बोला है कि थीटा पे टिल्ट हो गया, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू g tan थीटा। क्लियर है ये चीज। तो अगर इसी को आप, ये हो गया हमारा फ्रॉम कार, या फ्रॉम यहां पे लिख लेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब अगर आप ग्राउंड से देखो तो फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि एक पेंडुलम है विच इज टिल्टेड एट एंगल थीटा, एंड ऐसे टिल्टेड है थीटा पे और कार के साथ आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। यही दिखेगा ना कि जो पेंडुलम है वो थीटा एंगल पे टिल्टेड है वर्टिकल से, एंड विद कार इट इज गोइंग विद एक्सेलरेशन ए, यही दिखेगा। सोच के देखो, आप बाहर बैठे हो, कार में जो भी ऑब्जेक्ट है ऑल आर गोइंग इन फॉर दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, दैट पेंडुलम इज आल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। क्लियर है, ग्राउंड से तो ये दिखेगा। और कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है कि वो टिल्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड लाइक दिस, इस पे क्या होगा, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है t, और ग्राउंड से दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है विथ ma, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg t, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ma। तो क्या आना चाहिए, F net इक्वल्स टू ma। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम कार हमें लिखना चाहिए F net इक्वल्स टू 0। कार से तो मुझे कोई पीछे ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, कार में तो इट इज अपियरिंग टू बी एट रेस्ट। मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ वो ऐसे टेढ़ा लटका हुआ है, रेस्ट में है, ऐसे दिख रहा है कार में। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखो तो क्या दिख रहा है, ग्राउंड से दिख रहा है कि टिल्टेड है बट इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम कार F net 0 दिखना चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई F तो डिपेंड ही नहीं करता फ्रेम पे, तो 1 से 0 दिखेगा और 1 से कुछ और दिखेगा। यहाँ से क्या दिखना चाहिए, यहाँ से दिखना चाहिए F net इक्वल्स टू
ma। क्यों? बिकॉज ग्राउंड से क्या दिख रहा है कि इट हैज टू फोर्सेस mg टेंशन। ग्राउंड से तो आप सूडो फोर्स लगा नहीं सकते, ग्राउंड इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो ग्राउंड से क्या दिख रहा है? mg लग रहा है, t लग रहा है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? F net equals to ma। F net, these two forces are there, so their resultant will be equal to ma। क्लियर है? और यहां से दिखना चाहिए F net equals to 0। ऐसा कैसे? फ्रेम डिपेंडेंट तो होता ही नहीं फोर्स। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फोर्स सूडो फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। सूडो फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। सो सूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, सो इट विल नॉट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द फोर्स, है ना। वो तो एक सूडो फोर्स है, हमने जस्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इसलिए इसका जो रिएक्शन होता है, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसी दो बॉडीज के बीच में एक्ट नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट, आप बोल सकते हो कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रेम जो आ रहा था उसको एक फोर्स के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये क्या बन गया? एक नया फोर्स बन गया, जो कि यूनिट जिसकी है वो फोर्स की तरह है, बट इट इज नॉट अ रियल फोर्स। क्लियर है? तो सूडो फोर्स सारे के सारे रूल्स फॉलो नहीं करेगा। सो सूडो फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो, सूडो फोर्स 0। जैसे ही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में गए, सूडो फोर्स इज नॉन 0। क्लियर? तो यहाँ पे अब F net will depend on the frame. Why? Because F net में क्या आ गया है? F net is equal to F real plus F pseudo, which is F pseudo is dependent on frame. इसलिए टोटल फोर्स भी डिपेंड करने लगेगा फ्रेम पे। तो यहाँ से when you are observing from the car, इस पे F net 0 दिखना चाहिए, because from car वो आपको रेस्ट में दिख रहा है। यहाँ से ग्राउंड से वो आपको a एक्सेलरेशन से आगे जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि भाई अगर मैंने t प्लस mg किया तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए? इक्वल टू ma। करके देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर 3, तो वैसे ही हमारे पास क्या है, ये जस्ट मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं लिया है। t प्लस mg इज इक्वल टू ma, ऐसा आना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, ऐसा दिखना चाहिए। तो देखते हैं इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। तो क्या है हमारे पास? ये आ गया mg, ये हो गया t इज इक्वल टू ma। हाँ भाई, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर 3, और ma तो इसी साइड है ना, तो डायरेक्शन इसी साइड आना चाहिए। तो mg प्लस t इज इक्वल टू ma। और ये एंगल क्या है? दिस इज मेकिंग, t इज मेकिंग थीटा डिग्री विथ वर्टिकल, तो दिस इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। तो यहाँ से t हमारे पास क्या आ गया? t इज इक्वल टू आया, नहीं हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, या कोई भी हम रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g, या फिर a इज इक्वल टू g tan थीटा, है ना। कि अगर आपको गिवन है कि दैट पेंडुलम इज टिल्टेड एट थीटा, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार? तो एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या हो जाएगा? g tan थीटा। अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज a, देन एट व्हाट एंगल दैट पेंडुलम विल गेट टिल्टेड? तो क्या आएगा? tan इनवर्स a by g। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो f आ रहा है, नाउ इट इज फ्रेम डिपेंडेंट, बिकॉज वी हैव अ सूडो फोर्स व्हिच इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स, है ना, एंड इट इज नॉट एट ऑल अ रियल फोर्स। ये जस्ट जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में फ्रेम की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उसको जस्ट हमने इस तरीके से बनाया कि उसके जो यूनिट्स हैं वो फोर्स की तरह आ गए, और हमने उसको सूडो फोर्स बोल दिया। क्लियर है? सो नेक्स्ट एग्जांपल इसे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एक कुछ व्हीकल है या जो भी सिस्टम है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे दिस स्ट्रिंग विल गेट स्ट्रेच्ड बाय सम अमाउंट, और हम देखते हैं कि इसको व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लिफ्ट या जो भी व्हीकल है आपके पास, व्हेन ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस फ्रेम एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, ये ट्रू है या नहीं। तो अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भाई दिस सिस्टम इज गोइंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। अब हम इस मास को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? फ्रॉम ग्राउंड आपको ये दिखना चाहिए कि F net इक्वल्स टू m into a। दिस कंप्लीट सिस्टम इज गोइंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। क्लियर है? तो अब ये जो मास है, ये भी a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। इट मीन्स इट विल हैव सम फोर्स जो कि इसको a एक्सेलरेशन से आगे लेके जाएगा। इसके ऊपर क्या दिखना चाहिए? F net equals to ma, and when you are observing from ground, there is no pseudo force। तो पहली चीज इस पे फोर्स देखते हैं। तो this is stretched by length x,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इस साइड, अगर स्ट्रेच्ड है देन दैट स्प्रिंग विल पुल दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर kx, क्लियर है, एंड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, मास m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F net इक्वल्स टू ma से आप लिखोगे F net क्या है, टोटल फोर्स इस पे क्या लग रहा है kx इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे कोई फोर्स है क्या, नो, यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है, ऊपर नीचे के फोर्स तो कैंसिल हो गए, अभी हम ये मोशन देख रहे हैं, तो kx इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन आई आपके पास। नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लिफ्ट या व्हीकल जो भी है, A इज ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे अब क्या होगा, A ऑब्जर्वर है तो उसको क्या दिख रहा है कि दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x अमाउंट एंड नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो आपका ये व्हीकल है फ्रेम A, इसको A ले लो, ठीक है, फ्रेम A में जब आप लिफ्ट इसमें फ्रेम A में बैठे हुए हो तो वो आपको मास m जो है वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा, ग्राउंड से तो सब कुछ एवरीथिंग विच इज अटैच्ड टू दिस, मान लो यहाँ पे कुछ लाइट है, कुछ स्ट्रिंग है, कोई बॉक्स है, कुछ भी लटका हुआ है, एवरीथिंग इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन a, तो क्या दिखा इस पे, kx इज इक्वल टू ma होना ही चाहिए, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, kx इक्वल्स टू आ गया ma। अब अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम फ्रेम A तो क्या दिखना चाहिए, फ्रेम A से जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि m इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या आना चाहिए, F net इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या क्या फोर्स लगेंगे, तो इधर लगेगा kx स्प्रिंग की वजह से, एंड बिकॉज नाउ यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, किधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स लगेगा इस साइड, ठीक है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ बॉडी विच इज m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, क्लियर, और अब हमें दिख रहा है फ्रॉम दैट फ्रेम, उस फ्रेम से हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें दिख रहा है कि F net इक्वल्स टू 0, तो F net क्या है, F net इज इक्वल टू kx माइनस ma इज इक्वल टू 0, तो क्या आया, kx इज इक्वल टू ma, यहाँ से भी सेम इक्वेशन मिली हमें, क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे when you are observing from ground and when you are observing from this frame, this accelerated frame, आपको इक्वेशन सेम मिल रहे हैं, तो बेसिकली नाउ you are able to apply the Newton second law of motion even in non inertial frame। वैसे हमने जो लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस एंड लिफ्ट में वेइंग मशीन वाला एग्जांपल किया था, that also we can do using pseudo force। आपने पहले क्या किया, आपने किया ग्राउंड से F net equals to ma, F net equals to ma ऐसे लेकर के किया, तो वहां पे when that lift was accelerated हम उस केस को करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, एक वेइंग मशीन थी और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस था, ये 10 kg ये 50 kg, मान लो ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने जब ग्राउंड से किया तो ग्राउंड से क्या दिखा हमें, ग्राउंड से ये दिखा कि दिस मैन ऑफ 50 kg एंड दिस ब्लॉक ऑफ 10 kg ये क्या हो रहे हैं, लिफ्ट के अंदर तो वो रेस्ट में ही है, चुपचाप बैठे हुए हैं, वो लटका हुआ है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, then we find out the acceleration of then we find out the tension in the spring and normal force acting between weighing machine and that man, तो कितना आया था, अगर इस मैन पे देखोगे तो नीचे लग रहा है 500, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इक्वल्स टू क्या लिखा हमने ma, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 500 इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो n इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 600 न्यूटन, दिस इज इक्वल्स टू 100, तो n की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 600 न्यूटन। सिमिलरली व्हेन वी डिड फॉर टेंशन, तो यहाँ पे क्या आया, नीचे है 100 ऊपर है टेंशन, तो t माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, कितना आ गया, t इज इक्वल टू 120 न्यूटन। नाउ सेम थिंग वी विल डू फ्रॉम दी फ्रेम ऑफ लिफ्ट। अब हम लिफ्ट फ्रेम में बैठ गए, लिफ्ट फ्रेम में जब आप बैठ गए तो आपको एवरीथिंग दैट ऑब्जेक्ट विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड द अनदर मैन, सब कुछ क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से आया था F net इक्वल्स टू ma और यहां से दिखना चाहिए F net इक्वल्स टू 0, बिकॉज जब आप वहां पे हो तो आपको हर चीज रेस्ट में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का जब लिखोगे तो पहली चीज इस पे लग रहा है नीचे 100, ऊपर लग रहा है टेंशन, क्लियर, और एक फोर्स आ जाएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन इस साइड है एंड यू आर सिटिंग इन दिस फ्रेम तो आपको क्या दिखेगा,
आप हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाओगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 10 एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज 2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स लगेगा नीचे, कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास नाउ व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस फ्रेम आपको क्या दिखना चाहिए, एफ नेट इक्वल्स टू 0, इट मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 प्लस 20 120 न्यूटन। सिमिलरली जब मैन को देख रहे हो आप तो नीचे लग रहा है उस पे 500 नो डाउट, ऊपर लग रहा है नॉर्मल नो डाउट, बट अगेन वन मोर फोर्स विल एक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से नॉर्मल इक्वल्स टू क्या गया, अगेन एफ नेट इक्वल्स टू 0, ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो 500 प्लस 100 600 न्यूटन। तो आप और भी जो केसेस थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 उसके लिए भी कर सकते हो। हमें आंसर्स क्या मिलेंगे, आंसर्स विल बी सेम। तो अब इसी सूडो फोर्स पे ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि what should be the acceleration of block, what should be the acceleration of wedge, या फिर this inclined wedge, what should be the acceleration of the inclined wedge if the block does not slide on it, if the block does not slide on it। इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ एक्सेलरेशन हमें इसको देना है, इस तरीके से देना है कि दिस ब्लॉक कैन स्लाइड लाइक दिस, ऐसे मूव कर सकता है ना, बट we are going to provide such acceleration to this wedge कि that block will not slide like this, ऐसे स्लाइड ही नहीं होगा वो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। स्पीड से अगर किसी चीज को एक्सेलरेट करो तो उस पे जो रखी हुई चीज है वो वैसी ही रह जाती है, ठीक। तो हम वही देखने वाले हैं कि what should be the acceleration of this wedge, है ना, so that this block does not slide on it। ये थीटा और ये है m, इसका कुछ एक्सेलरेशन है इधर, तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज फिक्स टू दिस। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करो और अगर ऐसे स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम ऐसा मान सकते हैं कि उससे स्टिक है वो, ये दोनों साथ में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर भी मूव करेगा तो इसका मोशन अलग दिखेगा, इसका मोशन कुछ डिफरेंट होगा, इसका मोशन कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज एट दैट वेज, तो वो वेज के साथ भी चल रहा है और नीचे भी खिसक रहा है, देन इट विल हैव अ डिफरेंट मोशन। बट अगर वो इस पे स्लाइड नहीं हो रहा है, इट मींस द होल सिस्टम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, यही कंडीशन हुई। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ हमें a दिखना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हैं तो ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, और ये है मास m। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे नीचे लग रहा है mg, ठीक है, और ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन a से। तो अगर उसका एक्सेलरेशन सिर्फ क्या है, a इस डायरेक्शन में, क्लियर है, क्योंकि इट इज नॉट स्लाइडिंग ऑन दिस, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम अगर इस पे स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब ये इसी के जैसा हो गया, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। सो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पे कहां से फोर्स लग रहा है, वन इज mg और दूसरा क्या है, यहाँ से n, यहाँ से लग रहा है mg और इस सरफेस से लग रहा है n। So now this force is in vertical direction, motion is in horizontal direction. Who is responsible for that motion? तो पक्का भाई वो ब्लॉक जो है उस वेज पे रखा हुआ है, तो वेज उसको अपने साथ लेके जा रहा है। किस वजह से लेके जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, एक नॉर्मल फोर्स है जिसकी वजह से वो उसके साथ चल रहा है। अगर कांटेक्ट में नहीं होता तो क्या वो उसके साथ चलता, नहीं, इट इज मूविंग इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ देयर इज अ नॉर्मल। तो mg तो क्या है, mg इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन कहाँ है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पहली चीज वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल में जो भी नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू m into a बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ma। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे इसको। तो ये आ गया नॉर्मल इस डायरेक्शन में, हमारे पास है ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, ये टोटल है 90, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंड ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, इस लाइन को इधर लेके आ जाओ, तो ये है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा,
ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब नॉर्मल इज मेकिंग 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है, तो यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। नॉर्मल इज मेकिंग 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू n sin थीटा। ठीक है, सो नाउ नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज व्हाट, n sin थीटा। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज n sin थीटा। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, नहीं, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा। वर्टिकल विल इक्वेट टू दी mg, हॉरिजॉन्टल विल इक्वेट टू दी ma, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ma है, तो यहाँ पे आ गया n sin थीटा इक्वल्स टू mg सॉरी ma एंड n cos थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n cos थीटा, यहाँ हाँ n sin थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा n cos थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0, n cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू ma। हमें निकालना है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, तो इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई g, तो a इज इक्वल टू आ गया g tan थीटा। सो व्हाट एक्सेलरेशन वी शुड गिव टू दिस वेज, इट शुड बी इक्वल टू g tan थीटा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाएगी, g की वैल्यू हमें पता है, थीटा मान लो आपको 37 डिग्री दे दिया, तो फिर पूछेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है चीज, एक्सेलरेशन क्या आएगा, g इंटू tan 37, tan 37 इज 3/4, तो क्या आ जाएगा 3g/4, 3g/4 एक्सेलरेशन अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देंगे, देन दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, इट विल नॉट स्लाइड लाइक दिस ऑन दिस वेज। क्लियर, सो इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सूडो फोर्स से एंड बाकी क्वेश्चन भी हम सूडो फोर्स से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, सूडो फोर्स से करेंगे तब हमारे पास एक नया फोर्स आ जाएगा, और उस टाइम क्या होगा, सूडो फोर्स से हम कब कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमको अपना फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस वेज, मान लो हम भी वेज पे जाके बैठ गए, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन दिस वेज, मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, a इन दिस डायरेक्शन। क्लियर, अगर मेरा एक्सेलरेशन a है इन दिस डायरेक्शन, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व करूंगी, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ सूडो फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, और व्हेन आई एम सिटिंग ऑन दिस वेज, और मैंने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस इज नॉट स्लाइडिंग लाइक दिस, तो सोच के देखो, आप वेज पे बैठे हो और वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे स्लाइड नहीं हो रहा है ना, तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखेगा। आप भी बैठे हो, आप भी चुपचाप बैठे हो, दैट ब्लॉक इज ऑल्सो सिटिंग साइलेंटली, वो भी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू और विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट इस वेज पे इट कैन ओनली मूव लाइक दिस एंड इट इज नॉट डूइंग इवन दैट, इट मींस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट या दिस वेज, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेज, ऑब्जेक्ट या मास m इज एट रेस्ट। इसका मतलब इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस फ्रेम और इफ दिस मैन इज ऑब्जर्विंग, सो उसको क्या लिखना चाहिए कि एफ नेट ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो फिर से बना लेते हैं, नीचे लग रहा है mg, ठीक है, इधर लग रहा है नॉर्मल, और कौन सा फोर्स है, अब और एक फोर्स आ गया, बिकॉज नाउ यू आर सिटिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो एक और फोर्स आ गया, सूडो फोर्स। कैसा लगेगा, इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर है एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स लगेगा इस साइड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। नाउ नेट फोर्स शुड बी 0, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल बना लो, mg प्लस ma प्लस नॉर्मल, है ना, इधर से शुरू हुए और यहीं पहुंच गए, तो नेट फोर्स हो गया 0। ये है mg एंड ये क्या था, दिस इज थीटा, है ना, यहाँ पे ये थीटा, ये कितना आया था, ये 90 माइनस थीटा आया था, ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, ये ट्रायंगल है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, तो a इज इक्वल टू आ गया g tan थीटा, सेम आंसर आया और सेम आएगा ही। तो हमने क्या किया, पहले फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम एंड फिर फ्रॉम
फ्रेम ऑफ दिस वेज, तो वहां से हमें लगेगा सूडो फोर्स, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे उस पे लगेगा सूडो फोर्स। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा इजियर हो गया प्रॉब्लम। तो अभी हम कोशिश करेंगे इन सबको सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व करेंगे।